फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख क्रांतियों में से एक मानी जाती है, जिसने आगे चलकर विभिन्न राष्ट्रों के लिए लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त किया। ये क्रांति क्यों और कैसे हुई, आइए देखते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक राष्ट्र फ्रांस, जिसके बारे में मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये बात मेटरनिक ने यूं ही नहीं कही थी, क्योंकि फ्रांस में घटित घटनाओं ने न केवल यूरोपीय राष्ट्रों को प्रभावित किया, अपितु यूरोप के बाहर के राष्ट्र भी उन घटनाओं के प्रभावों से अछूते नहीं रहे। उन्हीं घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना थी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। आज हम जिस समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, मताधिकार आदि लोकतंत्रीय सिद्धांतों की बात करते हैं, उनके मूल में कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति हमको देखने को मिलती है। 1789 ईस्वी से पूर्व यूरोप के अन्य राष्ट्रों की भांति फ्रांस में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी और वहां पर बूर्बो राजवंश एक लंबे समय से शासन करता आ रहा था। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का राजा लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने अपने राजकोष को खाली पाया, क्योंकि फ्रांस विभिन्न युद्धों में अपना बहुत सारा धन व्यय कर चुका था। राजदरबार की फिजूल खर्ची और अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के कारण फ्रांस पर कर्ज का बोझ बढ़ चुका था। अतः राजा ने कर्ज की भरपाई हेतु जनता पर नए कर लगाने का निर्णय किया। फ्रांस की जनता उस समय 3 भागों में विभाजित थी, जिन्हें स्टेट कहा जाता था। जैसे प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी, चर्च आदि आते थे। द्वितीय स्टेट, जिसमें कुलीन वर्गों के लोग शामिल थे। बचे हुए शेष अन्य तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। ये तृतीय स्टेट भी 3 वर्गों में विभक्त था, जिनमें प्रथम में व्यापारी, कर्मचारी, वकील, बड़े व्यवसायी, दूसरे में किसान, कारीगर और तीसरे में छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आदि शामिल थे। प्रथम दोनों स्टेट्स के लोग अकूत संपत्ति के मालिक होने के साथ साथ जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी इनके पास धन संपत्ति तो थी ही, साथ में इनको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे और साथ में इन्हें टैक्स भी नहीं देना होता था। टैक्स का बोझ केवल तृतीय स्टेट के लोगों को ही भरना होता था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न की समस्या, कीमतों में वृद्धि और मजदूरी की न्यूनतम दर से फ्रांस की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी। 18वीं सदी के आरंभ में एक नया वर्ग, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, उभर करके सामने आ रहा था, जिसने समुद्र पारिया व्यापार, यानी कि समुद्र के पार जो अन्य देश हैं वहां पर व्यापार करके और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर थोड़ी बहुत संपत्ति अर्जित कर ली थी। और ये जो तीसरा जो वर्ग था, मध्यम वर्ग, ये तीसरे स्टेज के ही लोग थे। तीसरे स्टेज के बहुत से लोग शिक्षित होकर नए विचारों और दार्शनिकों के संपर्क में आ चुके थे। इन दार्शनिकों में रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, लॉक, वॉल्टेयर आदि प्रमुख थे। ये सभी दार्शनिक राजाओं के निरंकुश अधिकारों के विरोध में थे और समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व आदि सिद्धांतों के पक्षधर थे। दार्शनिकों के इन विचारों का समाज के मध्य गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। इसी समय जब लुई 16 ने फिर से कर्ज लगाने का निर्णय किया, तो जनसाधारण में राजशाही के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। राजतंत्र के पुराने नियमानुसार फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेट की जो प्रतिनिधि सभा थी, उससे अनुमोदन आवश्यक था। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि होते थे, यानी कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि होते थे, जिसमें 300 प्रतिनिधि तो प्रथम स्टेट के, 300 प्रतिनिधि द्वितीय स्टेट के
और तीसरे स्टेट के इसमें 600 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समय तक तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों में अपेक्षाकृत थोड़ा समृद्ध और शिक्षित वर्ग नेतृत्व की स्थिति में आ गया था। 5 मई 1789 को राजा ने जब इस स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई तो इसमें शामिल तीसरे स्टेट के लोगों ने मांग रखी कि प्रत्येक वर्ग के एक मत की अपेक्षा सभी के द्वारा मत दिया जाए। सम्राट द्वारा जब उनकी मांग अस्वीकार की गई तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। 20 जून को वो सारे प्रतिनिधि वारसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उनका नेतृत्व मिराबो और आबेसिये जैसे क्रांतिकारी लोग कर रहे थे। हालांकि मिराबो और आबेसिये दोनों उच्च वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से आते थे, लेकिन इनकी विचारधारा सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने वाली थी, इसलिए वो जनसाधारण की इस क्रांति में शामिल हो गए थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। नेशनल असेंबली ने संपूर्ण फ्रांस के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करने का निश्चय किया और इस कार्य में वे जुट भी गए। दूसरी तरफ महंगाई, भूखमरी और बेकरी मालिकों की जमाखोरी से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई। 14 जुलाई 1789 को जनता ने वास्तिल के दुर्ग पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। अंततः लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी और उसने यह मान लिया कि अब उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसके उन्मूलन की विधिवत घोषणा कर दी और इस तरह से फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। 1791 में जब फ्रांसीसी संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो गया तो शासन की समस्त शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा नेशनल असेंबली को सौंपा गया था। इस नेशनल असेंबली का चुनाव भी देश की जनता अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती थी।